हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ अलग डिजीज़ की। पिछली बार मैंने वीडियो में कुछ बातें की थी कि हाँ कंसोलिडेशन के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, तो ARDS मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, ARDS यूजुअली कौन सा होता है, नॉन कार्डियोजेनिक, उसको अपन ARDS बोल देते हैं। अब पल्मोनरी एडिमा यूजुअली बायलेटरल होगा। ठीक है, एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा बायलेटरल होगा। और कार्डियोजेनिक में बात कर रहा हूँ तो दिस द टाइप ऑफ पल्मोनरी एडिमा, लेकिन आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इज द टाइप ऑफ पल्मोनरी एडिमा दैट कॉज ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। तब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, बायां हार्ट आपका काम नहीं कर रहा तो दाएं हार्ट में आपका वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ओवरलोड के कारण जो एडिमा आपका बन रहा है वो क्या होगा, लंग के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड है, उस कारण से आपका एडिमा बन रहा है, दैट इज कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो इसके अंदर जो पल्मोनरी एडिमा के अंदर एक PCWP करके एक एंटिटी आती है। ठीक है, PCWP पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के हिसाब से ही इसके स्टेजेस को डिवाइड किया गया। जैसा कि मैंने एक्सरे के वीडियोस में बताया था, मैंने एक्सरे वीडियोस में आप देखना सेम आपको मिलेगा। तो 4 to 12 mm ऑफ Hg इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो मोर देन 12 यदि है तो 13 से 19 और 20 तक अपन मान सकते हैं। तो स्टेज 1 होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा एक्सरे में। स्टेज 2 जो होती है दैट इज 20 to 25 mm ऑफ Hg PCWP आपका है, और इसको इंटरस्टिशियल एडिमा बोलेंगे। यहाँ पे फ्लूइड जो है अब इंटरस्टिशियम में आ गया है। ठीक है, ठीक है, वेसल्स पहले रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब खाली डायलिटेशन ऑफ वेसल्स हुआ था और रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था फ्लूइड का, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया इन्होंने। और सेकंड, अब फ्लूइड इंटरस्टिशियम में आ गया, उसको इंटरस्टिशियल एडिमा बोलेंगे। और तीसरा एल्यूलर एडिमा बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेज 3 कब होगी, जब PCWP मोर देन 25 mm ऑफ Hg हो गया, तब उसको एल्यूलर एडिमा बोल देंगे। मतलब अब जो फ्लूइड है वो आपकी एल्यूले के अंदर फिल हो गया। अब आपको जो डेंसिटीज दिखेगी वो एल्यूलर शेडोज आपको दिखेंगी। चलिए अपन देखते हैं। यस, तो आप देख पा रहे हैं, तो ये स्टेज 1 मैंने यहाँ पे दिखाई है, इसको अपन ने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों तरफ हाइलम आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, हार्ट देखिए थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कार्डियोमेगली साथ में रहती है। तो दो चीज़ यहाँ पे आप मेन याद रखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये जो आपका जो वेस्कुलरिटी है, आप बोल सकते हो कि जो वेसल्स हैं वो देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, डायलेटेड पल्मोनरी वेन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन के डायलेटेशन के कारण आपको जो कैपिलरीज वगैरह होती है, जो पल्मोनरी जो कैपिलरीज है वो आपको डायलेटेड यहाँ पे दिखाई देती है, तो ऊपर की तरफ जो गई हुई रहती है। ठीक है, तो इंक्रीज आर्टरी टू ब्रोंकस रेशियो एट हाइलम लेवल, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे इंक्रीज आर्टरी टू ब्रोंकस रेशियो यहाँ पे हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, आर्टरीज की साइज क्या होती है, ब्रोंकस से कम होती है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी की साइज ब्रोंकस से ज़्यादा हो जाएगी। और साथ ही तीसरा कार्डियोमेगली, देखिए हार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे यहाँ तक हार्ट जा रहा है, तो इसको अपन कार्डियोमेगली बोलते हैं। तो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, स्टेज 1। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल स्टेज। ये स्टेज 2 है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्टेज है जब PCWP मोर देन 20 हो गया है, 20 to 25 तक अपन इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली एक्सरे के अंदर कर्ली लाइंस दिखती है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं एक्सरे वापस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिखती है उनको कर्ली ए लाइंस बोलते हैं, और यहाँ पे जो लंग बेस है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखती है, उनको कर्ली बी लाइंस बोला जाता है। ठीक है, तो साथ में होती है ब्रोंकियल कफिंग। ब्रोंकियल कफिंग मतलब क्या होता है, ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग। तो यहाँ पे ब्रोंकियल वॉल आपको और थिक देखिए, यहाँ पे एक ब्रोंकस है, ये वॉल आपको दिख रही होगी कितनी थिक दिख रही है, वरना इतनी थिक वॉल नहीं होती आपको, कल खाली बस ये ब्रोंकस का मतलब जो जैसा जेट ब्लैक यहाँ दिख रहा है वो जेट ब्लैक लाइन से दिखती है बस। ये जो ब्रोंकियल वॉल देखिए कितनी थिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ब्रोंकियल वॉल देखिए कितनी थिक आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये वेसल साथ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिशरल फ्लूइड मतलब फैंटम ट्यूमर आपको मिल सकती है। फिशर होती है उसके अंदर आपको फ्लूइड दिख सकता है, इसके अंदर वो नहीं है। साथ में प्लूरल इफ्यूजन आपको मिलता है। देखिए बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, जब भी बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके अलावा जीजीओ यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखिए ये जीजीओ है,
ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। और साथ में इंटरस्टिशियल शेडो है, देखिए रेटिकुलर पैटर्न पूरा आ रहा है, रेटिकुलर पैटर्न आपको दिख रहा है, लेकिन मेनली क्या है, पेरिफेरल स्पेरिंग है यहाँ पे। तो रेटिकुलर इंटरस्टिशियल में भी पेरिफेरल स्पेरिंग रहती है और एल्वेयर के अंदर भी पेरिफेरल स्पेरिंग यहाँ पे रहेगी। पायलिटरी प्रीपोजिशन मैंने बता दिया आपको, जीजीओ हो गया। मोजेइक अटेन्यूएशन आपको यहाँ पे मिल सकता है, ये जीजीओ है, नॉर्मल लंग साथ में रहता है, तो मोजेइक अटेन्यूएशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये थर्ड स्टेज है, यहाँ पे देखिए एल्वेलर स्टेज आ गई, यहाँ पे हार्ट की साइज बहुत बड़ी आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड आने लग गया है, तो एल्वुलस यहाँ पे बोल सकते हैं जो एल्वुलर कॉन्फ्लुएंट जो एक तरह से जो शेडोज होती है वो यहाँ पे आपको मिलती है। इफ्यूजन आपको मिल सकता है यहाँ पे, और कार्डियोमेगली यहाँ पे होती ही है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न का नाम है दैट इज बैट विंग अपीयरेंस। कैसे, साथ में ये हाइला मिलना हस्बैंड यहाँ पे होगा, क्योंकि वेसल यहाँ पे डायलेटेड हो चुकी है, पल्मोनरी वेसल यहाँ पे डायलेटेड होती है, और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पेरीफेरी, बिल्कुल देखिए क्लियर आपको दिख रही है, पेरीफेरी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, पेरीफेरी यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज एल्वियोलर शेडो, ठीक है, एल्वियोलर शेडो सेंट्रल है, ये दोनों विंग्स हो गए बेड के, और ये बेड की बॉडी हो गई। तो ये एक तरह से बेट विंग अपीयरेंस अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है, वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है। तो वेजिनल कैसे होता है, ठीक है, वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर क्या, वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस एक तरह की सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट डिजीज होती है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैं ये फोटो मैंने एक ली है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं अंतर आपको समझाऊंगा वेजिनल एंड सेप्टिक एम्बोलाई में, ठीक है। तो वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस में क्या होता है, मल्टीपल पल्मोनरी नोड्यूल्स होती हैं, और साथ में जो नोड्यूल्स या मास आप बोल सकते हो वो कैविटेट भी हो जाती है। दिख रहा है आप, कैविटेशन आपको दिख रहा है। ये जो पिक्चर है वो एक तरह से सेप्टिक एम्बोलाई की पिक्चर है। देखिए सेप्टिक एम्बोलाई इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको अच्छे से आप समझाता हूँ। तो वेजिनल के अंदर जो क्या होता है, मल्टीपल नोड्यूल्स होती है और साथ में कैविटेट वो हो जाती है, ठीक है। फ्लीटिंग फोकल इन्फिल्ट्रेट और कंसोलिडेशन होता है, साथ में अंका यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, इफ्यूजन वेजिनल में हो सकता है, और कैविटी मेनली थिक वॉल्ड कैविटी होती है, लंग एब्सिस की तरह वो दिखती है आपको। लेकिन सेप्टिक एम्बोलाई में क्या होगा, यूजुअली बायलेटरल होता है सेप्टिक एम्बोलाई, और लोअर लो प्रीडोमिनेंस होता है। इफ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इफ्यूजन यहाँ पे रेयर होता है, ठीक है। लेकिन एक देखिए यहाँ पे फीडिंग वेसल साइन आपको दिख रहा होगा, ये लग रहा है जैसे ये एक लीजन है, इसको ये वेसल फीड कर रही है, ठीक है। तो ये फीडिंग वेसल साइन यूजुअली किस में मिलता है, आपका सेप्टिक एम्बोलाई में मिलता है। इसके अलावा ब्रोंकियल कार्सिनोमा में मिल सकता है, लेकिन वेजिनर में ये नहीं मिलता, और ये अंका नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड का जो आप अंका टेस्ट करवाते हो, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी जो आप करवाते हो वो सेप्टिक एम्बोलाई में नेगेटिव होता है। तो वेजिनर और सेप्टिक एम्बोलाई एक दूसरे की तरह ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा, सेप्टिक एम्बोलाई के अंदर यहाँ पे आपको फीडिंग वेसल साइन मिलता है, वेजिनर के अंदर फीडिंग वेसल साइन नहीं मिलता, और मेनली जो कैविटीज होती है थिक वॉल्ड होती है वेजिनर्स में, और सेप्टिक एम्बोलाई में जो थिन वॉल्ड कैविटीज यहाँ पे होती है। और नोड्यूल्स भी सेप्टिक एम्बोलाई में छोटे होते हैं, वेजिनर्स में थोड़े बड़े नोड्यूल होते हैं। मास भी मैंने बोला था, मतलब मोर देन 30 mm के भी नोड्यूल यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ब्रोंकोनिमोनिया। दिस इज द ब्रोंकोनिमोनिया पिक्चर, ठीक है। तो ब्रोंकोनिमोनिया का पहले मतलब आप समझिए, इसको लोब्यूलर निमोनिया भी बोलते हैं। एक मैंने पहले बताया था लोबार निमोनिया, लोबार मतलब एक लोब को जो मतलब इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे अपर लोब हो गया, मिड लोब आपका हो गया, लोअर लोब को इन्फेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे लोब्यूलर मैंने बोला, लोब्यूलर मतलब लोब के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं जिसको अपन सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल बोलते हैं, उनको मेनली इफेक्ट करता है। दिस इज ब्रोंकोनिमोनिया। तो ब्रोंकोनिमोनिया क्या होता है, दिस इज सुपुरेटिव पेरीब्रोंकियोलर इन्फ्लेमेशन एंड पैची कंसोलिडेशन ऑफ वन और मोर देन वन जो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल है उसको इन्फेक्ट ये कर रहा है, और यूजुअली ये बैक्टीरियल निमोनिया के कारण होता है। वायरल में भी हो सकता है, कॉमनली ये बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर होता है, और यूजुअली बायलेटरल होगा, और मेनली लोअर लोब को ये अफेक्ट करता है। देखिए लोअर लोब यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पैची कंसोलिडेशन जगह जगह एक पैच हो गया, छोटा सा हो गया, छोटा सा, ये पैची कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पैची होता है। तो इसकी दो स्टेजेस होती है। अर्ली स्टेज में क्या होगा, पेरीब्रोंकियोलर मैंने बोला, ठीक है। तो पेरीब्रोंकियोलर थिकनिंग होती है, इसको ट्रीन बट पैटर्न की तरह भी आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो ट्रीन बट पैटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। मल्टीपल फोकाई ओपेसिटीज आपको मिलेगी सेंट्रली और इन एंड अराउंड द सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। सेकेंडरी पल्मोनरी के स्ट्रक्चर में आपको बताया था, सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के अंदर, जो सेंटर में जो एयरवे होती है, जो ब्रोंकियोल्स होती है, उनके चारों ओर सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मतलब सेंट्रली और इन एंड अराउंड
इन एंड अराउंड लोबुलर ब्रोंकाई के आसपास से इन्फ्लेमेशन होगा, उस कारण से आपको पैची कंसोलिडेशन आपको मिलते हैं। अब लेटेस्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाता है और आपको यहाँ पे मल्टीपल हेट्रोजीनस कॉन्फ्रेंट कंसोलिडेशन मिलता है, जो साथ में कोयल्स होके साथ में बड़ा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे बना देता है। आपको जो पैच छोटे छोटे पैच में आपको बता रहा था, वो अब वहाँ पे लोबार कंसोलिडेशन की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। और लेटर स्टेजेस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये एब्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा एम्पाइमा और पैरानिमोनिक एफिजन भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो ब्रोंकोनिमा के कॉजेज के अंदर मोस्ट कॉमनली स्टेफ ओरियस हो गया, स्टेप्टो हो गया, इसके अलावा क्लेप्सियला, सूडोमोनास, पीसीपी, ठीक है, पीसीपी न्यूमोनिया आपका हो गया, टीबी हो गया। इसके अलावा एस्पिरेशन के अंदर भी ब्रोंकोनिमोनिया मिलता है। एस्पिरेशन के अंदर नोडुल्स होते हैं, ऐसे ब्रोंकोनिमोनिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया, ठीक है। इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आप समझना, ठीक है। इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया, ठीक है, वो भी एक्यूट और क्रोनिक दो तरह का होगा, ठीक है। ये देखिए तो एक्यूट का मतलब हो गया लेस देन 1 मंथ ड्यूरेशन, एक पेशेंट आपके पास में आया, लेस देन 1 मंथ ड्यूरेशन है उसको और न्यूमोनिया डेवलप है, आपने एक पिक्चर देखी, सीटी आपने करवाया और आपको पेरिफेरल शेडोज मिल रही है, पेरिफेरल न्यूमोनिया आपको मिल रहा है। सेंटर यहाँ पे क्लियरिंग है, जिसमें मैंने पल्मोनरी में बताया था, उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे होता है। यहाँ पे रिवर्स बेटविंग अपीयरेंस आपको मिलती है, लेकिन वो क्रोनिक स्टेज में आते आते आपको मिलेगी, एक्यूट स्टेज में नहीं भी मिल सकती। तो यूजुअली एक्यूट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे बायलेटरल जीजीओज होते हैं, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग होती है, बायलेटरल इफ्यूजन आपको मिल सकता है, यस, कंसोलिडेशन और सेंट्रीलोबुलर नोड्यूल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया बोलने का क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया जो है यहाँ पे मोर देन 25% वन से, मतलब जो बाल करते हो, जो आप एफओबी करते हो, फिर बाद में जो बाल आप लेते हो, उसके अंदर मोर देन 25% पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया होना चाहिए। एंड एब्सेंस ऑफ अदर eosinophilic lung disease like eosinophilic granulomatous polyangiitis, ABPA या eosinophilic syndrome जो होते हैं, कुछ भी होना, अलग से कोई डिजीज लंग्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, eosinophilic डिजीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक सेपरेट एंटिटी है, ये खाली न्यूमोनिया आपको मिलेगा और जब आप बाल लेंगे तो बाल के अंदर आपको मोर देन 25% ऑफ eosinophilia आपको यहाँ पे मिलता है। अब अपन बात करेंगे क्रोनिक स्टेज की, ठीक है, दिस इज क्रोनिक स्टेज। तो क्रोनिक स्टेज में देखिए यहाँ ये एक्यूट के अंदर आपको मेनली जीजीओ मिल रहे थे, दिस इज जीजीओ, ग्राउंड आपको ब्लैकनिंग साथ में ब्लैक लंग आपको दिख रहा होगा साथ में, दिस इज जीजीओ। अब क्रोनिक स्टेज के अंदर ये जीजीओ वाला पार्ट चला गया, यहाँ पे मेनली ये आपको साथ में नेक्रो, थोड़ा सा एयर ब्रोंकोग्राम में नेक्रोसिस आप इसको बोल सकते हो, साथ में कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एल्यूलर फिलिंग यहाँ पे मिलती है। एल्यूलर फिल किससे हो गई, इयोसिनोफिलिक मटेरियल, इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट से आपकी एल्वेला यहाँ पे फिल हो जाती है। मेनली अपर जोन होता है और पेरिफेरल प्रीडोमिनेंस यहाँ पे रहता है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल क्लियरिंग है, सेंटर के अंदर कुछ नहीं है, देखिए सेंटर क्लियरिंग है, मेनली पेरिफेरी के अंदर ही यहाँ पे इन्फेक्शन आपको मिल रहा है, कंसोलिडेशन आपको मिल रहा है। तो लिम्फ नोड आपके इलाज हो सकते हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो होगा वो बाल के अंदर मैं बताऊँ, यहाँ पे मोर देन 40% इयोसिनोफिलिया यहाँ पे होगा, मोर देन 25% एक्यूट में होता है, यहाँ पे होते होते मोर देन 40% तक इयोसिनोफिलिया आपको मिल सकता है। साथ में ब्लड इयोसिनोफिलिया भी यहाँ पे मिलता है, मोर देन 1000 क्यूबिक mm। लेकिन अगेन वही सेम चीज, एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर इयोसिनोफिलिक डिजीज, मतलब कोई अदर इयोसिनोफिलिक डिजीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तब भी आप उसको इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया बोल देते हैं। तो क्रोनिक स्टेज के अंदर जीजीओ, नोड्यूल्स, रेटिकुलेशन, एटेलेक्टेक्सिस एंड प्लूरल इफ्यूजन ये लेस कॉमन होते हैं, ठीक है। एक्यूट के अंदर मेनली जीजीओ, रेटिकुलेशन, इफ्यूजन भी होता है, वो एक्यूट में होता है। क्रोनिक स्टेज में आते आते मतलब जैसे फाइब्रोटिक स्टेज आप बोल सकते हो, एल्वियोलर स्टेज और फाइब्रोटिक स्टेज ये हो जाती है। तो मेनली एल्वियोलर पैटर्न और यहाँ रिवर्स बेटविंग अपीयरेंस आपको क्रोनिक स्टेज में मेनली देखने को मिलता है। और यहाँ पे बाल के अंदर मोर देन 40% ऑफ पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया आपको मिलता है, ठीक है। कुछ और डिजीज मैंने आपको बताई, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बची हुई डिजीज है उसकी अपन बात करेंगे।